Greetings, dear students. This is Dr. Vinita Singh, Head of the Department of Sociology, Navya Girls Degree College, Lucknow. The topic that I'm going to take up today is Hindu marriage. Marriage as an institution is an integral component of the undergrad syllabus pertaining to sociology. And today we are going to specifically delve into a specific component of marriage because we study different kind of marriages in sociology like tribal marriage, Muslim marriage, Christian marriage, and Hindu marriage. So today we will be specifically discussing about Hindu marriage. हिंदू विवाह की जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हम हिंदू विवाह को अलग अलग पक्षों में, अलग अलग आयामों में समझने का एक प्रयास करेंगे। यदि मैं कहूं कि उस प्रयास को हम किस प्रकार से आउटलाइन करते हैं तो हम उसमें अलग अलग तरीके से उसको समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिंदू मैरिज क्या है। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज थे उसको हम कैसे रेखांकित करते हैं। अलग अलग प्रकार के जो परंपरागत स्वरूप विवाह के बताए गए, ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो बताए गए, उसका भी एक जिक्र यहाँ पर होगा। एक बहुत पॉपुलर सवाल समाजशास्त्र की परिधि में जो अक्सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर्स का एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन हुआ करता है, जिसे हम कहते हैं कि व्हाई हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड अ रिलीजियस सैक्रामेंट एज अपोज्ड टू मुस्लिम मैरिज दैट इज कंसिडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हिंदू विवाह को हम एक धार्मिक संस्कार मानते हैं, क्यों? इस विषय पर भी हम थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। समाजशास्त्र में अगेन जब हम वैवाहिक संस्था का अध्ययन करते हैं और उसमें भी हम हिंदू विवाह के बारे में बात करते हैं तो नियमों की जानकारी अति आवश्यक हो जाती है। रूल्स क्या है हिंदू मैरिज के, उसका भी एक डिस्कशन यहाँ पर होगा। रूल्स के साथ साथ हम कोशिश करेंगे इस पक्ष को भी कवर करने की कि जो परंपरागत स्वरूप में हमने हिंदू विवाह को समझा है, आज के समाज में बदलाव जब हम देख रहे हैं, समाज में एक बड़ा परिवर्तन की लहर हम देख सकते हैं आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के चलते। तो आज की तारीख में हम जो चेंजिंग डायमेंशंस हैं उनका भी जिक्र बहुत जरूरी समझते हैं इस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए। और वो परिवर्तन, वो बदलाव क्यों आया, उसमें एक बहुत बड़ा रोल लेजिस्लेशंस का है जो हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपने समाज में बेहतरी के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए, वो चाहे कास्ट रिलेटेड हमारे डिफरेंशिएशंस रहे हों, चाहे जेंडर रिलेटेड हमारे डिफरेंशिएशंस रहे हों, उन सभी को, इश्यूज को, उन सभी मुद्दों को एड्रेस करने के लिए हम समय समय पर अनेक बदलाव लाते गए उन लेजिस्लेशंस के माध्यम से। तो उसको भी एक समझने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। यदि मैं शुरू करूं और मैं समझाने का प्रयास करूं कि हम विवाह को कैसे समझते हैं, सामान्य भाषा में, एक लेमैन की भाषा में हम विवाह को समझते हैं, शायद ये लगता है कि हम आसानी से समझते हैं, पर जब हम समाजशास्त्र के भीतर सोशियोलॉजिकल पार्लेंस में विवाह की बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा टेक्निकली प्रोसाइज अर्थों में समझना आवश्यक हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस कोट की हैं, लाइक गिलिन एंड गिलिन की डेफिनेशन है दैट मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। विवाह को हम कैसे देखते हैं? विवाह को हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये स्त्री और पुरुष के मेटिंग रिलेशनशिप को, स्त्री और पुरुष के मेटिंग रिलेशनशिप को यानी यौन संबंध को सामाजिक स्वीकृति प्रदान कर रहा है। और वो सामाजिक स्वीकृति क्यों आवश्यक है? ताकि जो बच्चा जन्म ले रहा है उस संबंध के फलस्वरूप उस बच्चे के जन्म को हम वैधता प्रोवाइड कर सकें, वैधता प्रदान कर सकें और उसके पालन पोषण की एक उचित व्यवस्था हम बना सकें। तो इस प्रकार से इस डेफिनेशन की यदि हम बात कर रहे हैं गिलिन एंड गिलिन की, तो बहुत कंसाइज प्रिसाइज शब्दों में उन्होंने इस बात को संप्रेषित किया है कि हम यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से रेगुलेट करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को, जो एक मेन और वेमेन के बीच में होता है। सेक्सुअल बिहेवियर को हम रेगुलेट कर रहे हैं ताकि वो जो प्रोक्रिएशन हो रहा है और वहां से जो ऑफस्प्रिंग जन्म ले रहा है उसके लिए एक हम लेजिटिमेट एनवायरनमेंट उसकी अपब्रिंगिंग का और उसके बर्थ का बना सके। नेक्स्ट डेफिनेशन डॉक्टर राधा कृष्णन की है, काफी इलैबोरेट डेफिनेशन है। मैरिज इज नॉट अ मेयर कन्वेंशन बट एन इम्प्लिसिट कंडीशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. It is an adjustment between the biological purposes of nature and the sociological purposes of man. It is an institution.
It is a device for the expression and development of love. जब हम आगे पढ़ेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विवाह क्या है, विवाह की संस्था जो जन्म लेती है, उसका जो उद्भव होता है, उसके पीछे क्या परिस्थितियां उत्तरदायी थी, तो यहाँ से हम ये समझ पाते हैं राधा कृष्णन की डेफिनेशन से कि इसको एक मात्र परंपरा के निर्वहन की तरीके से नहीं, बल्कि एक मानवीय सभ्यता की बहुत जरूरी आवश्यकता की तरीके से हमने एक्नॉलेज किया है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ जैविकीय उद्देश्यों की आपूर्ति होते हुए नहीं देख रहे, संस्था के माध्यम से एक पूरा समाजशास्त्रीय ढांचा हमने तैयार किया है, पूरी एक सामाजिक मान्यता प्राप्त विधि तौर तरीके हमने स्टैब्लिश किए हैं, इसको संस्थागत रूप में हमने स्टैब्लिश किया। इसीलिए हम विवाह को एक संस्था बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी सर्टेन नीड्स है जिनके फुलफिलमेंट के लिए हमने इस इंस्टीट्यूशन को डिवाइस किया है। तो यहाँ पर हर प्रकार की अभिव्यक्ति है, हर प्रकार का अफेक्शन है, एक ऐसा जुड़ाव है जहां पर स्त्री और पुरुष साथ आकर मानवीय सभ्यता की निरंतरता के लिए उस गृहस्थी को बसा रहे हैं, जहां पर हमें हर प्रकार से अपनी जैविकीय आवश्यकताओं की आपूर्ति होते हुए भी दिख रही है, साथ ही साथ भावनाओं का, संवेग का भी यहाँ पर उचित मात्रा में हमें मिश्रण दिखाई देता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन वेस्टरमार्क की है। मैरिज इज अ रिलेशन ऑफ one or more men and women which is recognized by custom and law and involves certain rights and duties both in the case of parties entering the union and in the case of children born of it. Very correctly, very rightly pointed. So यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि स्त्री और पुरुष साथ आ रहे हैं, एक संबंध का निर्माण हो रहा है, और उस संबंध के दायरे को जब हम स्थायी प्रकृति देते हैं, एक परमानेंट नेचर उसको अकॉर्ड करते हैं, क्योंकि पहले जो संबंध बनते थे प्रॉमिस्कुअस रिलेशनशिप्स थे, आपने संबंध बनाया, आप आगे बढ़ गए। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब आप एक वॉन्डरर्स लाइफ जी रहे होते थे, तो वहां पर संबंध तो बने, और उस संबंधों के फलस्वरूप शायद कल को एक बच्चा भी जन्म लेने वाला है जो अकेले सिर्फ एक स्त्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता था। तो यहाँ पर वेस्टरमार्क जिस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने उस संबंध को वैधानिकता और स्थायित्व प्रदान किया, उसको हमने परमानेंस दी, उसको हमने लेजिटिमेसी दी, ताकि जो दो पक्ष उसमें एंटर कर रहे हैं, उस वेडलॉक में, उस यूनियन में, उससे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनके संबंध में उस बच्चे से संबंधित और साथ ही साथ उस पुरुष और उस स्त्री से संबंधित जो भी रोल्स होंगी, ड्यूटीज होंगी, उनको किस तरीके से उनकी अदायगी करनी है दोनों ही पक्षों को, वो एक पूरी व्यवस्था जो हम कायम करते हैं, इस व्यवस्था को हम वैवाहिक संस्था के रूप में एक्नॉलेज करते हैं। तो जैसे कि हम शुरू में हम आपसे बात कर रहे थे कि विवाह सामान्यता समझना बहुत आसान है, पर विवाह को हम एक संस्था के रूप में जब समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक संस्था का जन्म उसी आधार पर होता है कि हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु उस संस्था का इजाद किया जाता है। तो यहाँ पर हम जब वैवाहिक संस्था की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं जहां पर हम सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सोशली अप्रूव कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके लिए एक पूरा लीगलाइज्ड लेजिटिमेट सिस्टम हम बना रहे हैं, एंड दैट टू विद ऑल द कंसिडरेट अट्रैक्शंस और ऑल द कंसिडरेट कन्वीनियंसेस ऑफ अपब्रिंगिंग देम। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने डेफिनेशन के माध्यम से समझ लिया है कि विवाह क्या है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि हिंदू मैरिज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिकॉज अलग अलग विवाह है, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, और यहाँ पर ही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि किस उद्देश्य के साथ हम किस उद्देश्य को और किस प्राथमिकता से हम उस उद्देश्य को सामने रखते हैं, ये उस विवाह के नेचर को बदलने लग जाता है। आप धीरे धीरे समझेंगे तो आप आगे इस बात को और भली भांति समझ पाएंगे। जब हम कहते हैं कि हिंदू विवाह के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द मेन एम्स ऑफ हिंदू मैरिज क्या है, तो दैट इज धर्मा, प्रजा एंड रति, टू बी वेरी प्रिसाइज। धर्मा क्या है? धर्मा का मतलब है फुलफिलमेंट ऑफ योर रिलीजियस ड्यूटी, आपके जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपके धार्मिक कर्तव्य हैं। आप जब हिंदू सनातन परंपरा की बात करते हैं, आप ऋणों की बात करते हैं, आप पुरुषार्थ की बात करते हैं, आप आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर
बहुत संक्षिप्त तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा इनका आइडिया देना चाहूँ तो जब हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था है तो आश्रम व्यवस्था में हम व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानते हुए उसको 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। 25-25 वर्षों के वो कंपार्टमेंट्स होते हैं, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एंड संन्यास। हर एक आश्रम का फेज अपने आप में इस बात की ओर इशारा है कि वो 25 वर्ष की अवस्था तक आपको क्या करना है, नेक्स्ट 25 वर्ष में आपके क्या उत्तरदायित्व होने वाले हैं, और ठीक ऐसे ही आगे इस प्रकार से आपके उत्तरदायित्व बदलते चले जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं विवाह की तो आप ये मानकर चलिए कि जो नंबर 2 आश्रम है द गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष की आयु से और 50 वर्ष की आयु का माना गया, निर्धारित किया गया, वहां पर हम गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम मानते हैं, क्योंकि वहीं से आप अपने सारे धार्मिक कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले हैं, आप ऋणों से उऋण होने वाले हैं, आप पुरुषार्थ में धर्म अर्थ और काम की अपने जो उत्तरदायित्व है उनको पूरा करते हुए आप मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। जब हम कहते हैं ऋणों से उऋण होना है तो ऋण भी 5 प्रकार के बताए जाते हैं सनातन परंपरा में। हम देव ऋण की बात करते हैं, हम ऋषि ऋण की बात करते हैं, पितृ ऋण की चर्चा होती है, और साथ ही साथ अतिथि और जीव ऋण की चर्चा होती है। तो यदि हमें पितृ ऋण से उऋण होना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, हम विवाह के बंधन में बंधें, हम संतानोत्पत्ति करें और उसके माध्यम से हम अपना श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और विभिन्न ऋणों से उऋण होने की अपनी एक पूरी प्रणाली और परंपरा बनाए। तो जब हम कह रहे हैं कि हिंदू मैरिज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बहुत ही कैटेगोरिकली इसको हाईलाइट करके बताया गया है शास्त्रों पुराणों में, दैट इज धर्मा। नंबर 2 इज प्रजा, जिसको इंग्लिश में यदि हम कहें दैट इज प्रोजेनी। यहाँ पर प्रजा राजा वाली प्रजा नहीं है, प्रजा इज प्रोजेनी, दैट मीन्स हम यहाँ पर बच्चों के जन्म की बात कर रहे हैं। तो जब मैंने जैसे अभी हाईलाइट किया पिछले ही पॉइंट में कि हम क्यों इसको महत्व देते हैं, क्योंकि विवाह रूपी संस्था में बंधना, स्त्री और पुरुष का साथ आना, उसका प्राइमरी उद्देश्य, प्राइमरी टारगेट ही हिंदू मैरिज में ये माना गया है कि आप संतानोत्पत्ति के लिए साथ आ रहे हैं, और वो संतानोत्पत्ति इसलिए आवश्यक है ताकि आप अपने ऋणों से उऋण हो सके। एक पुरुष के लिए बहुत आवश्यक है कि वो वैवाहिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करे, और एक स्त्री के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो पुरुष के साथ सहयोग करे उन धार्मिक कृत्यों को संपादित करने में। और यहाँ पर जब वो बच्चे के जन्म के साथ जोड़ा जाता है तो उस जो आप पूरी एक एंसेस्ट्रल लाइन है उसके जो आपके ऋण से उऋण होने की जो पूरी एक परंपरा और प्रणाली है, उसमें आप अपने संतान के माध्यम से अपने पूर्वजों के लिए जो कुछ कर पाते हैं वहां पर आप उन ऋणों से उऋण हो पाते हैं। तो ये महत्व है, आपको अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है, अपने कुल नाम को आगे बढ़ाना है, इस वजह से आप वैवाहिक संस्था के उस ढांचे के अंतर्गत शामिल होकर ये प्रयास अपने डालते हैं। द नंबर 3 इज रति। रति का मतलब हो जाता है सेक्सुअल प्लेजर। जब हम यौन इच्छाएं रखते हैं, इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, तो उसको यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटाइज किया गया है। लीस्ट प्रायोरिटाइज इसलिए किया गया है क्योंकि वो भी एक मीन्स है, एक टूल है टू अटेन द अबव टू। तो यहाँ पर हमने उसको लीस्ट डिजायरेबल एम ऑफ हिंदू मैरिज माना है। लीस्ट डिजायरेबल एम इसलिए क्योंकि वो एक मात्र माध्यम है जिस माध्यम से आप एक इच्छा की आपूर्ति कर रहे हो, और उस इच्छा की आपूर्ति भी आवश्यक इसलिए है ताकि आप अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशंस की आपूर्ति कर सकें, ताकि आप अपनी संतानोत्पत्ति के द्वारा जो आपके सामाजिक पारिवारिक दायित्व हैं उनकी आपूर्ति कर सकें। तो ये 3 एसेंशियल फंक्शंस बताए जाते हैं हिंदू मैरिज के, और इसके अलावा किसी भी मैरिज के साथ अटैच्ड जो फंक्शंस होते हैं जिनको हम गैर जरूरी भी कह सकते हैं, जिनको हम कम जरूरी भी कह सकते हैं, गैर जरूरी तो नहीं कहेंगे, नॉन एसेंशियल का मतलब है कि उतनी प्राथमिकता से हम उनको यहाँ पर हाईलाइट नहीं करते, और जैसे मैंने कहा अलग अलग कम्युनिटीज में वो नेचर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो एक अलग अगर हम फंक्शन का यहाँ पर नोटिफाई करना चाहें, उस फंक्शन को हम बताना चाहें, तो दैट इज सोशियो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। जब हम कहते हैं कि हम एक पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को समाज के साथ जोड़कर चल रहे हैं, तो वो परिवार का जो स्टेटस है, उस परिवार का जो नाम है, जो पद नाम है, वो समाज में निरंतरता में बना रहे, ये शायद हर परिवार के हर पारिवारिक सदस्य की ख्वाहिश होती है। और हम
पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम करते हैं, वो मानकर चलिए कि हम उस वैवाहिक संस्था में बंधने के उपरांत ही कर पाते हैं। क्योंकि हम दो प्रकार के रिलेशंस की बात करते हैं समाजशास्त्र में। वन इज कॉन्संगुइनल रिलेशंस, द अदर वन इज एफाइनल रिलेशंस। आपके विवाह संबंधी होते हैं और आपके रक्त संबंधी होते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा गहराई से समझें तो जब तक विवाह का संबंध नहीं बनेगा एक स्त्री और पुरुष में, तब तक आपकी आगे की पीढ़ियां चलेंगी कैसे? उस संबंध के दायरे में ही जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके रक्त संबंधी भी जुड़ते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, और एक और आपके विवाह संबंधी भी आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो विवाह की आवश्यकता इसलिए है, विवाह जरूरी इसलिए है हिंदू सनातन परंपरा में, ताकि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रख सकें। तो आई थिंक हम यहाँ पर समझ पाए कि विवाह है क्या, primarily how do we define marriage, and number two, what are the aims and objectives of Hindu marriage. एक और डिस्कशन, एक और बहुत अगेन पॉपुलर एस्पेक्ट हिंदू मैरिज का जो अक्सर शॉर्ट नोट्स वगैरह में पूछा जाता है, व्हाट आर द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। इसको डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं जिनका हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। उसको भी हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। वन इज सैंक्शन मैरिजेस एंड अदर वन इज नॉन सैंक्शनड मैरिजेस। प्रशस्त विवाह और अप्रशस्त विवाह, चार विवाह हैं जिनको हम प्रशस्त की कैटेगरी में डालते हैं, और चार विवाह हैं जिनको हम अप्रशस्त की कैटेगरी में डालते हैं। प्रशस्त विवाह मतलब जिनको समाज मान्यता देता है, जो सामाजिक मान्यता प्राप्त विवाह है, जिनको समाज अच्छी नजर से देखता है। अप्रशस्त का मतलब है जिनको समाज स्वीकृति नहीं देता, जाहिर सी बात है कि उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। प्रशस्त विवाह कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह एंड प्रजापत्य विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब अगर बहुत आसान शब्दों में मैं बताना चाहूँ तो इट इज आइडियली अ मॉडर्न डे अरेंज मैरिज। एक कन्या जो कि विवाह की आयु की है, उसके लिए वर तलाशने का जो कार्य है वो उसके पिता करेंगे, और एक पिता अपनी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश करेगा और उस कन्या को वस्त्रों से अलंकार से सुशोभित करके, हर एक साज सज्जा के सामान से सुशोभित करके, जिस प्रकार से एक वैभवपूर्ण तरीके से विवाह होना चाहिए उस तरीके से उसको विवाह के उपरांत विदा करेगा। तो वो ब्रह्म विवाह हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये आइडियल मॉडर्न डे अरेंज मैरिज के सेटअप में इस प्रकार के विवाह को हम रख सकते हैं। उससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो यहाँ पर मैंने विवाह मेंशन किया, दैट इज प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में सिमिलर कहानी है। सिमिलर कहानी का मतलब कि एक कन्या है जिसके लिए वर की तलाश करनी है, उसके पिता द्वारा वो वर की तलाश होगी, और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे एक अरेंज मैरिज में होता है, पर यहाँ पर लेन देन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उस लेन देन की हम बात नहीं करते। मोटा मोटा कहें तो इसको एक बिल्कुल आर्य समाजी तरीके से जिस प्रकार से विवाह संपन्न किया जाता है, किसी प्रकार का यहाँ पर वस्त्र अलंकार नहीं, मात्र कन्यादान करके कन्या का पिता कन्या को वर के हाथों में सौंप रहा है। दो विवाह और आते हैं प्रशस्त की कैटेगरी में, उसमें से एक है दैव विवाह और दूसरा है आर्ष विवाह। दैव विवाह का मतलब हो जाता है, जो हमने एक धर्म प्रधान राष्ट्र में धर्म की भूमिका देखी, तो हम चूंकि धर्म प्रधान राष्ट्र हैं तो हम धार्मिक कृत्यों को संपादित करने वालों को सर्वोत्तम स्थान देते हैं, हम उनको उच्च स्थान देते हैं। तो यहाँ पर यज्ञों का आयोजन करवाया जाता है कन्या के पिता द्वारा, जो कन्या विवाह के योग्य है या जिसके विवाह का नंबर है। तो वहां पर उस कन्या का जब हम विवाह करवाने के लिए यज्ञों का आयोजन करवाते हैं, तो जो सबसे उचित तरीके से उस यज्ञ को संपादित कर रहा है, सबसे अच्छे तरीके से उस यज्ञ को संपादित कर रहा है, उस योग्य वर से हम उस कन्या का विवाह करा दें, तो उसको हम कहते थे कि ये दैव विवाह है। आर्ष विवाह का मतलब था जब ऋषि मुनि विवाह की इच्छा अभिव्यक्त करते थे, और वो जिस भी कन्या के पास विवाह के लिए जा रहे हैं प्रस्ताव लेकर, तो वहां पर एक गाय और एक बैल को कन्या के पिता को भेंट स्वरूप देना, वो इस बात का प्रतीक था, एक प्रतीकात्मक अर्थों में उसको दिया जाता था कि मैं इसका जोड़ा बनाना चाहता हूँ, दैट मीन्स कि मैं विवाह की इच्छा रखता हूँ। तो इस प्रकार से जब उस विवाह को हम संपन्न करते थे तो उसको हम कहते थे कि ये आर्ष विवाह है। अप्रशस्त विवाह भी चार प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको असुर विवाह दिख रहा है। असुर विवाह का मतलब था, जैसे जनजातीय समाज में हम देखते हैं कि एक चूंकि बड़ा कठोर जीवन यापन है,
जनजातीय समाज में एक स्त्री भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है, एक लड़की भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है घर के लिए रिसोर्सेज जुटाने में। तो यदि कोई लड़का इच्छुक है लड़की से विवाह करने के लिए जनजातीय समाज में, तो उसको ड्यूली कॉम्पेंसेट करना पड़ता था उस परिवार को। दैट मीन्स कि आप उस परिवार से लड़की ले रहे हैं तो आप उस परिवार को बदले में वधु मूल्य चुका रहे हैं, ब्राइड प्राइस चुका रहे हैं। तो उसको हम कहते थे मैरिज बाय परचेज जनजातीय समाज में। तो असर विवाह बिल्कुल वैसा ही एक विवाह है जहां पर हम वधु मूल्य देते हैं, जहां पर हम कन्या को एक खरीद फरोख्त की चीज समझकर उसको खरीद रहे होते हैं। इसीलिए इसको निम्न दृष्टि से देखा जाता है और इसीलिए हम इसको अप्रशस्त विवाह की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर दूसरा विवाह जो आपको दिख रहा है अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में, वो है गांधर विवाह। बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, दैट इज मॉडर्न डे लव मैरिज। मॉडर्न डे लव मैरिज का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जब लड़का और लड़की तैयार है, परिवार की सहमति के बगैर वो विवाह के लिए आगे बढ़कर कदम उठा रहे हैं, तो वो गांधर विवाह है। और वो विवाह ऐसा है जहां पर, जिसको कह सकते हैं कि आप किसी की अनुमति का, किसी की सहमति का इंतजार किए बगैर, अपने परिवार वालों को शामिल किए बगैर इस प्रकार के वैवाहिक बंधन, विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। राक्षस विवाह वो विवाह होता था जब कन्या का अपहरण कर कर उससे विवाह कर लिया जाता था, जबरन उसका अपहरण कर कर और जबरदस्ती उसके साथ विवाह कर लेना। ये भी बड़े हे दृष्टि से देखे जाने वाला विवाह है, इसको समाज में मान्यता नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट जो अप्रशस्त कैटेगरी का विवाह था, दैट वाज पैशाच विवाह। ये सबसे निष्कृष्ट कोटि का विवाह था, निकृष्ट कोटि का विवाह था, क्योंकि इसमें कन्या को एक उन्मुक्त अवस्था में, जब कन्या अपने होशो हवास में नहीं, किसी भी तरीके से आपने उसको उस अवस्था में लाया और उसके साथ जबरन आपने संबंध बनाए और उसके पश्चात शायद आप उससे विवाह कर रहे हैं। तो इस विवाह को समाज कतई अप्रूव नहीं करता, समाज कतई मान्यता नहीं देता, पर इस प्रकार से भी विवाह देखे गए थे, इसलिए हमने इसको ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया। तो जब हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज की, तो बेसिकली हमने 8 विवाहों की चर्चा की। 4 को हमने सैंक्शन मैरिजेस की कैटेगरी में डाला और 4 को हमने नॉन सैंक्शन मैरिजेस की कैटेगरी में डाला। नेक्स्ट, बहुत ही मैंने पहले ही बताया आपको, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन समाजशास्त्र का, व्हाई हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड अ रिलीजियस सैक्रामेंट। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, क्यों? बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर हम ये मानते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। सबसे पहला जो लिखा गया, फुलफिलमेंट ऑफ रिलीजियस राइट। हिंदू विवाह एक ऐसा विवाह है जहां पर धार्मिक कृत्यों के संपादन की एक पूरी उचित परंपरा और प्रणाली आपको दिखाई देती है। पीवी काणे लगभग 39 ऐसे रिलीजियस रिचुअल्स को एसोसिएट करते हैं हिंदू मैरिज के साथ, जिस वजह से हम हिंदू मैरिज को धार्मिक संस्कार मानते हैं। आपने देखा है, कन्यादान हो, पाणी ग्रहण हो, सप्तपदी हो, होम हो, इस तरीके के बहुत सारे कृत्य हैं। हम मुस्लिम में जब निकाह होता है तो हम गवाहों की उपस्थिति के बगैर उस विवाह को स्वीकृति नहीं देते। हिंदुओं में गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में हमने अग्निदेव को साक्षी माना है। अग्निदेव की उपस्थिति में वो सारी वैवाहिक रीतियां संपन्न होती हैं, वो सारे धार्मिक कृत्य संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जब इतने सारे रिलीजियस राइट्स, हमारे धार्मिक कृत्य वहां पर, रिलीजियस सेरेमनीज वहां पर इन्वॉल्व हैं, तो हम उसको एक वैवाहिक जो संस्कार है उसको हम एक धार्मिक संस्कार के रूप में एक्नॉलेज करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज नंबर 2, स्टेबल रिलेशन। स्टेबल रिलेशन का मतलब हो गया कि ये इररिवोकेबल नेचर का एसोसिएशन है, यूनियन है, एक ऐसा होली यूनियन है जिसको हम मानते हैं कि ये डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि हिंदुओं में आगे चलकर हम हिंदू मैरिज एक्ट लाते हैं 1955 का, तब हम डिवोर्स के प्रोविजंस लेकर आते हैं, लेकिन हमने जो आइडियली कंसेप्चुअलाइज किया था हिंदू विवाह को, उसको हमने जन्म जन्मांतर का बंधन माना। हमने उद्देश्यों में भी ये समझा कि हम विवाह करते क्यों थे। तो उस वजह से वो जो प्राइमरली उसके ऑब्जेक्टिव्स अटैच किए गए, जो उसका नेचर डिफाइन किया गया, उसमें उसके डिसोल्यूशन का कोई छोटा सा भी अंदेशा किसी को नहीं लगा। तो हम ये मानते हैं कि हिंदू मैरिज जन्म जन्मांतर का संबंध है, एक ऐसी कोशिश है जहां पर आप एक दूसरे के साथ
क्यों आ रहे हैं उसका आपको आभास है, और उसका कितना बड़ा मोटिव है इस बात से भी आप पूरी तरीके से परिचित हैं। तो इस संबंध को निभाने की हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास किया जाता है। इसलिए हम मानते हैं कि ये एक धार्मिक संस्कार है, द ओनली संस्कार फॉर विमेन, क्योंकि संस्कारों के संपादन का विशेषाधिकार हमने पुरुषों को दिया, और ये एक ऐसा संस्कार है जहाँ स्त्री को हमने कॉम्प्लीमेंट्री रोल दिया है, बराबर का दर्जा दिया है, हम उसको उसको सामने लेकर आए हैं। आप जब आगे बढ़कर देखेंगे अदर जो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिफाई करेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए वैवाहिक संस्कार के रूप में विवाह का क्या महत्व है। क्योंकि आप जब बात करते हैं कि हम लगभग 16 संस्कारों की बात करते हैं हिंदू सनातन परंपरा में, राइट फ्रॉम गर्भाधान टू अंतिम संस्कार, तो वहां पर संस्कार एसोसिएटेड जरूर स्त्री से हैं, लेकिन उसकी भागीदारी उस संस्कार में यहाँ पर हमको दिखाई देती है, और उसका कितना बड़ा रोल है वो अभी आप आगे चलकर समझ पाएंगे। कंप्लीशन ऑफ धर्म, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स में, जब हमने सब कुछ धर्म की परिधि के इर्द गिर्द या धर्म की परिधि के भीतर जोड़ने का प्रयास किया है हिंदू विवाह में, तो वो उसकी धार्मिक प्रकृति को अपने आप कंफर्म कर देता है, अपने आप कोराबोरेट कर देता है। हम उसके बाहर जाकर सोच ही नहीं पा रहे। हम जब कहते हैं कि पुरुषार्थ आवश्यक है, हम जब कहते हैं आश्रम व्यवस्था में हर एक आश्रम के डिफरेंट स्टेजेस में आपके कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है। आप ऋणों से उऋण होने के लिए आपका जन्म हुआ है। जब आप अपनी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के द्वारा ही वो संभव है। ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के थ्रू ये पूरा मैरिज सिस्टम, हिंदू मैरिज सिस्टम बंधा हुआ है। बेसिस ऑफ मोक्षा, जैसे मैंने कहा, धर्म है, अर्थ है और काम है। धर्म का मतलब है धर्म इज द फाउंडेशन। धर्म इज द फाउंडेशन का मतलब है कि हम उस धर्म की बात करते हैं जहां पर हम एक इस तरीके की व्यवस्था में है जहां पर हम पूरा का पूरा एक सिस्टम ऐसा बना चुके हैं। हाँ गुड्डू। आंटी रोशनी बोल रही थी 7 7:30 तक आएंगे कल। ठीक ठीक ठीक। जब हम बात करते हैं धर्म की, तो वो एक फाउंडेशन ले डाउन करता है, जो बाकी हमारे 3 पुरुषार्थ हैं उनके लिए फाउंडेशन ले डाउन करता है। वो एक बेसिकली एथिकल पाथ है, एक कह लीजिए आपको सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला एक विधान है, जहां पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने अर्थ संबंधी दायित्वों को पूरा करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं की आपूर्ति के दायरे में रहकर उन इच्छाओं की आपूर्ति करेंगे। तो अर्थ और काम, काम का मतलब है जब हम डिजायर करते हैं, जब हम चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर हो, चाहे वो इमोशनल अटैचमेंट हो, उनको किस प्रकार से चैनलाइज्ड मीन्स के थ्रू हमको उन डिजायर्स के अटेनमेंट की ओर प्रोसीड करना है, वो हमें समझाता है पूरा हमारा पुरुषार्थ का सिस्टम। पुरुषार्थ का मतलब हो जाता है कि हमें क्या प्रयत्न करने हैं अपने उन 4 एम्स को, 4 गोल्स को प्राप्त करने के लिए। तो हम उस ओर जब चलते हैं तब हम फाइनली अटेन कर पाते हैं मोक्ष। और मोक्ष का मतलब है इट्स अ स्टेट ऑफ लिबरेशन, इट्स बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन, जहां पर आप मानकर चलते हो कि आप उस विशेष साइकिल से जो लाइफ और बर्थ का है उससे आप फ्री हो। मोटा मोटा अगर इसको हम सनातन परंपरा की भाषा में कहें तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो हम अपने उत्तरदायित्वों का जो प्रिसीडिंग उत्तरदायित्व थे उनकी भली भांति उनको अगर हम पूरा कर रहे हैं तो हम मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोहिबिशंस। अभी आप रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज समझेंगे तो वहां पर ये विस्तार से समझेंगे। हमारे हिंदू मैरिज में, हिंदू विवाह में बहुत सारे ऐसे प्रिस्क्राइब्ड और प्रोस्क्राइब्ड रूल्स हैं। प्रिस्क्राइब्ड इज द डूज, द प्रोस्क्राइब्ड आर द डोंट्स। हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो बहुत सारे आदेशात्मक हमारे लिए नियम भी हैं जो तय किए गए हैं, बहुत सारे निषेधात्मक नियम भी हैं जो हमें कुछ चीजों से
रोकते हैं। तो ये सब कुछ भी कहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, ये सब कुछ भी किस तरफ से जाकर बंध जाता है, तो वो एक धार्मिक संस्कार से अटैच हो जाता है। वो आप आगे जब रूल्स को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो धार्मिक संस्कार क्यों है। नेक्स्ट इज कॉलिंग वर्ड। जब हम उसके सैक्रामेंटल नेचर को समझ रहे हैं तो कॉलिंग वर्ड का मतलब है संबोधन सूचक जो शब्द हम जो प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपने देखा, पति को हम पति परमेश्वर बोलेंगे, पति देव बोलेंगे, स्त्री को हम अर्धांगिनी बोलते हैं, धर्म पत्नी बोलते हैं, सधर्मचारिणी बोलते हैं। ये जो शब्द है अपने आप में, जिन शब्दों से हम उस वेडलॉक में बंधे हुए दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने आप उन उत्तरदायित्वों का बोध करा देते हैं। जैसे मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको कि पुरुष को यदि वो विशेषाधिकार है कि वो सारे धार्मिक कृत्यों को संपादित करेगा, तो वो करेगा तब जब उसका पत्नीक होगा। पत्नी का उसके साथ होना अनिवार्य है, इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी बोला गया है, इसीलिए पत्नी को सधर्मचारिणी बोला गया है, उसे अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो इवन हमने जो उनके लिए संबोधन निर्धारित किए, वो भी उसकी उस प्रकृति को बहुत आसानी से दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की बातें हम शुरू से कर रहे हैं, अलग अलग संदर्भों में हम कर रहे हैं। पुरुषार्थ जहां पर हमने धर्म, अर्थ और काम संबंधी अपने उत्तरदायित्वों को निभाना कैसे है, वो इस वैवाहिक संस्था के भीतर ही हमें करना है, उस विवाह रूपी संस्था के माध्यम से ही हमें करना है। गृहस्थ आश्रम ही वो प्रवेश द्वार है जहां पर हम विवाह के माध्यम से प्रवेश करने वाले हैं, और वहां पर प्रवेश के बाद ही हम अपने इन उत्तरदायित्वों की आपूर्ति करने वाले हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज में हम बेसिकली 3 नियमों की बात करते हैं। एक है अंतर विवाह का नियम, एक है बहिर्विवाह का नियम, और एक है कुलीन विवाह का नियम। एंडोगैमी, एक्सोगैमी एंड हाइपरगैमी। एंडोगैमी का रूल क्या कहता है? एंडोगैमी का रूल ये कहता है कि आपके लिए ये निर्धारित किया गया है कि कुछ एक समूह ऐसे हैं, कुछ एक सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं विद इन विच यू हैव टू मैरी, जिसके भीतर ही आपने विवाह करना है, ताकि आप अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर सकें, ताकि आप अपने रिसोर्सेस को कॉन्सेंट्रेट कर सकें। और वो हिंदू सनातन परंपरा में वो सोशल ग्रुप कौन सा निर्धारित किया गया है? तो दैट इज योर कास्ट एंड सब कास्ट। आपको अपनी जाति या उपजाति में विवाह करना है। वो अलग बात है कि अभी हम चर्चा करेंगे तो ये नए विधान हम लेकर आते हैं, नए अधिनियम हम लेकर आते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं बदल गई। तो एंडोगैमस रेस्ट्रिक्शंस की यदि हम बात करें तो प्राइमरीली हमने हिंदू मैरिज में इन एंडोगैमस रेस्ट्रिक्शंस को एक नियम कानून के हवाले से स्थापित होते हुए देखा। एक्सोगैमी का रूल क्या कहता है? एंडोगैमी के ठीक उल्टा। एक्सोगैमी का रूल ये कहता है कि देयर आर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप्स और सोशल ग्रुप्स outside which you need to marry. That means you are not allowed to marry within those groups. जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम एक अवधारणा जिसको समाजशास्त्र में इंसेस्ट टैबू कहते हैं, उसके द्वारा बंधे हुए हैं। निकट संबंधियों में, किन रिलेशंस में आप मैरिज अलायंस नहीं बना सकते। तो ये अलग अलग प्रकार के ग्रुप बताए गए हैं। मोर और लेस ये सभी आपको कहीं ना कहीं ऊपर जाकर एक सिमिलर एंसेस्टर से जोड़ रहे हैं, आपकी एंसेस्ट्री को ये कॉमन बना रहे हैं एक सर्टेन पॉइंट पे, इसलिए आपके लिए प्रोहिबिटेड है टू मैरी विद इन दोस ग्रुप्स। तो उसमें कौन कौन आता है? गोत्र में अपने विवाह नहीं करना चाहिए, अपने प्रवर में विवाह नहीं करना चाहिए, और सेम पिंड में विवाह नहीं करना चाहिए। सपिंडी विवाह हमारे यहाँ अमान्य है। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा बाकी सब हमने हटा दिया है, बट सपिंडी एक्सोगैमी स्टिल एग्जिस्ट्स। गोत्र में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि एक ऋषि है जिससे आप अपनी सिमिलर गोत्र ट्रेस करते हैं, सिमिलर एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं, और माना जाएगा कि आप सिमिलर ब्लड लाइन को बिलोंग करते हैं, तो उसमें विवाह वर्जित है। प्रवर एक्सोगैमी इस बात की ओर इशारा है, अगेन एंसेस्ट्री को कॉमनली ही हमें कहीं पर अपर पोर्शन में लिंक करना है। वहां पर हम ये कहते हैं कि जब हम यज्ञ करा रहे हैं, हवन में हम आहुति दे रहे हैं, तो हम सिमिलर एंसेस्टर्स का नेम, जब उनके नाम का आह्वान करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो हम सब सेम प्रवर के हैं। तो हम चूंकि कनेक्टेड हैं, इसलिए आपस में विवाह नहीं हो सकता। सपिंडी विवाह, सपिंडी उन्हें कहेंगे जो सिमिलर ब्लड से या सिमिलर एंसेस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो जब हम कहते हैं कि सिमिलर बॉडी से या सिमिलर
ब्लड पार्टिकल्स से हम जुड़े हुए हैं, तो उसका मतलब है कि हम आपस में विवाह नहीं कर सकते। इसके संदर्भ में जेनरेशंस को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है कि पिता की ओर से लगभग 7 पीढ़ियां और माता की ओर से लगभग 5 पीढ़ियों तक आपके लिए विवाह वर्जित है। तो उस प्रकार से हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं कि एंडोगैमी का रूल क्या कहता है कि आपको विवाह किसके भीतर करना है, किस सामाजिक समूह के भीतर करना है। और एक्सोगैमी का रूल ये कहता है कि किन सामाजिक समूहों के बाहर जाकर आपको विवाह करना है। देयर इज अनदर रूल दैट इज हाइपरगैमी, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। हाइपरगैमी का रूल कुलीन विवाह का अधिनियम ये कहता है, कुलीन विवाह का नियम ये कहता है कि अनुलोम विवाह वो है जहां पर स्त्री जो है, जो महिला है जो विवाह के बंधन में बंधी है, वो निम्न स्टेटस की होगी और पुरुष जो है वो हायर स्टेटस का होगा, और वो स्टेटस पद प्रतिष्ठा हमारे यहाँ जाकर जाति और वर्ण के साथ ही जुड़ जाते थे। तो वो तो अलाउड है, लेकिन प्रतिलोम वैसे वर्षा हो जाता है कि महिला हायर स्टेटस पद प्रतिष्ठा प्रास्थिति की होगी और पुरुष लोअर का होगा, तो वो समाज उसको मान्यता नहीं देता, उसको हम सामाजिक स्वीकृति प्रदान नहीं करते। तो कुलीन विवाह में भी, कुलीन विवाह के नियम में इन 2 प्रकार के विवाहों की चर्चा हम करते हैं। इतना जो एक पूरा हमने हिंदू विवाह को समझने का प्रयास किया, तो आज के समाज में, आज के इस दौर में हमें ये भी समझना आवश्यक हो जाता है कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स, चाहे हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, चाहे हम रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज की बात कर रहे थे, चाहे हम उसके सैक्रामेंटल नेचर की बात कर रहे थे, आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो उन सब में बदलाव आ चुका है। तो उन्हीं में से कुछ बदलावों को यदि हमें नोटिफाई करना है, उन बदलावों को हमें कैटेगराइज करना है, तो हम इन डिफरेंट पॉइंट्स के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। नंबर 1 इज चेंजेस इन रिलीजियस सैक्रामेंटल नेचर। हमने पूरी चर्चा की कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। क्यों? आप उनमें से किसी भी विशेषता को, किसी भी कंडीशन को आज के दौर के साथ फिट करके देखेंगे तो शायद आज आपको वो जस्टिफाइड प्रतीत नहीं होगी। आज हम विवाहों को बहुत कट शॉर्ट कर चुके हैं। आज हम विवाह में आदेशात्मक और निषेधात्मक जो हमारे नियम थे उनसे भी परे जा चुके हैं। आज हम पुरुषार्थ और ऋणों की बातें शायद मैरिज के संदर्भ में उतना आवश्यकता महसूस नहीं करते, ना उनको हम उतना जरूरी समझते हैं। हम विवाह तभी करते हैं जब हमें आवश्यकता होती है कि हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। हम उन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट नहीं करते जिस वजह से हमने वैवाहिक संस्था को बनाया था, या ये कह लीजिए कि हमने उसकी इंपॉर्टेंस को उसके साथ जोड़ा था। चेंजेस इन इरिवोकेबल नेचर, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि हम आज उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां हम, शायद ये कहना भी बेमायने होगा कि विवाह या वैवाहिक संस्था में बंधे 2 लोग जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध जा रहे हैं। हम उसको टूटने की प्रकृति का समझते ही नहीं। आज उल्टा हो रखा है। आज ये दौर है कि संबंध आज बनते हैं और संबंधों में कल विच्छेद हो जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बहुत सारे अंतर्निहित परेशानियां हैं जिसकी वजह से ये है, चाहे वो पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की लहर हो, चाहे वो आपका बदलता दृष्टिकोण हो। उसके पीछे के यदि हम कंडीशंस को ट्रेस करना चाहेंगे, फैक्टर्स को ट्रेस करना चाहेंगे, तो वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये उतना ही बड़ा सच है कि आज विवाह जो है वो बहुत आसानी से टूट रहे हैं। आज विवाह को हम इरिवोकेबल नेचर का तो कतई नहीं मान सकते, चाहे वो हिंदू मैरिज हो या कोई भी अन्य मैरिज हो। चेंजेस इन एम्स, चेंजेस इन रूल्स, आपने वो सारी चीजें वहां देखी कि हम धर्म, प्रजा और रति को कितना हाईलाइटेड प्रपोर्शन में हिंदू मैरिज के ऑब्जेक्टिव्स के रूप में डिफाइन करते थे। आज की तारीख में आई थिंक धर्म और प्रजा की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, बिकॉज रिलीजियस ऑब्लिगेशंस और ऑफस्प्रिंग या प्रोक्रिएशन से आप उस विवाह के आप कह लीजिए इंपॉर्टेंस को अटैच ही नहीं करते। और अगर हम बात करें सेक्सुअल प्लेजर की, रति की, तो उसको भी आपने उन बाउंड्रीज से बाहर जाते हुए देखा है। अगर बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा जाए तो हम आज लिव इन रिलेशनशिप्स को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम इंस्टीट्यूशन की जो सैनिटी थी, जिसको हमने वहां से जोड़ने की कोशिश की कि हम किस प्रकार से
इस वैवाहिक संस्था को एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम की तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो वहां पर हमने उसके साथ कुछ बाउंड्रीज भी निर्धारित की थी। वो बाउंड्रीज निश्चित तौर पर अब ब्लर हो गई हैं, तो ये चेंजेस दिखना स्वाभाविक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेनाज आर रेंडर्ड मीनिंगलेस, नॉट टू से दैट जब हम बाकी चीजों से इतना दूर आ चुके हैं तो आज की जनरेशन शायद ऋण शब्द को भी नहीं समझती। ऋण वो अंग्रेजी में समझाया जाएगा तो डेट जरूर समझते होंगे, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन, और वो डेट भी वो लोन और डेट के फॉर्म में समझते होंगे। वो हिंदू सनातन परंपरा के ऋणों से शायद ही वाकिफ होंगे। तो ऋणास से उऋण होने के लिए, ऋणास को पे ऑफ करने के लिए, यदि हिंदू मैरिज के सिस्टम को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्मेट में जीवंत रखा था, उस कॉन्सेप्ट से भी वो अनभिज्ञ हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के तहत हिंदू मैरिज को आगे बढ़ाना, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा कारण। आज ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये या तो मैरिजेस टूट रही हैं, या हम मैरिजेस लेट कर रहे हैं, या हम मैरिजेस की प्रकृति में चेंज कर दे रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अगर हम समाजशास्त्रीय अर्थों में समझने की कोशिश करें, तो हम एक सोशल कॉन्शियंस होती थी हमारी, एक कलेक्टिव कॉन्शियंस होती थी हमारी, जो हमें समाज के साथ जोड़ती थी। और जब हम समाज के साथ जुड़ते हैं तो हम थोड़ा सा समाज के बारे में भी सोचते थे, और मैं ये भी कहूँ कि समाज के बारे में नहीं सोचते थे तो अपने साथ जुड़े हुए उस संबंध में जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में तो अवश्य ही सोचते थे। और वो सोचना स्वाभाविक होता था, नेचुरल होता था, ऑर्गेनिक होता था, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण वैसा होता था। यहाँ पर जब हम व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के हैं, हम अपने एम्बिशंस को नर्चर कर रहे हैं, और एम्बिशंस भी कैसे, अनस्टॉपेबल एम्बिशंस, जहां पर कोई बाउंड्रीज तय नहीं है, जहां पर कोई परिधि डिफाइंड नहीं है, वो कहाँ पर अंत हो रहा है इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। तो जो विवाह है, जो विवाह रूपी संस्था है, उसको तो इससे झटका लगना ही था। तो यहाँ पर अगर हम ये भी ना कहें कि हम विवाह को टूटते हुए देख रहे हैं, तो विवाह में यदि हम देर होता हुआ देख रहे हैं, यदि विवाह को हम उतने व्यवस्थित तरीके से चलता हुआ नहीं देख रहे हैं, उतनी हम विवाह में दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स अदा करते हुए नहीं देख रहे हैं, तो उसका भी रीजन यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन और एटीट्यूड ही। अनइम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि ऋण हम नहीं समझते, आश्रम व्यवस्था हम नहीं समझते, पुरुषार्थ हम नहीं समझते। हम इन मूलभूत शब्दों से और इनके बहुत गूढ़ रहस्यमयी अर्थों से, या रहस्यमयी भी मैं क्यों कहूं, इसलिए क्योंकि आपकी पूरी एक व्यवस्था जो बनी थी, जो हिंदू समाज बना था, जो भारतीय समाज बना था, जो मूलतः हिंदू सनातन परंपरा पर आधारित था, उस सामाजिक दायरे में हमने क्या कुछ, कितने व्यवस्थित तरीके से इस्टेब्लिश किया था, वो शायद आज इस बदलते दौर में जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम पश्चिमीकरण के वशीभूत हैं, हम आधुनिकीकरण के चलते आगे बढ़ने के लिए विवश हैं, हम वैश्वीकरण और नगरीकरण के परिवर्तन के आप कह लीजिए प्रक्रियाओं के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन जो पीछे था, हमारे समाज का जो आधार था, जो उसकी आधारशिला थी, कह लीजिए जो उसकी वैचारिकी थी, आइडियोलॉजी थी, वो सब हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। या पेसिमिस्टिक नोट पे मैं कहूंगी, उसको हमने शायद परास्त कर दिया है, उसको हमने, उस पर्पस को ही हमने डिफीट होता हुआ देखा है। और वो समस्याओं के रूप में आज नहीं तो कल समाज में रिफ्लेक्ट होगा। आज उसकी शुरुआत हो चुकी है, आगे चलकर वो शायद और भयानक रूप लेने वाला है। आई थिंक ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट होगा, पर हम कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, सटीक भविष्यवाणी हम समाजशास्त्र के भीतर नहीं कर सकते, पर परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ मैरिज, आपने 8 ट्रेडिशनल फॉर्म्स पढ़े, वो 8 ट्रेडिशनल फॉर्म्स आपको पढ़ाए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। पर आज की तारीख में हम, आप ये कहिए कि आज तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आज इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड है, दैट इज गुड। ठीक है, हमने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत
परिवर्तन किए, डिवोर्स के ग्राउंड लाए, हम स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू हर तरीके के इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस इंटरफेथ मैरिजेस को भी अलाउ कर रहे हैं। आपने यहाँ तक आगे बढ़कर ये कदम उठा लिए हैं कि आप सेम सेक्स मैरिजेस अलाउ कर रहे हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप्स को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब जो परिवर्तन है, दे आर ड्रास्टिक चेंजेस, दे आर रेडिकल चेंजेस। पूरा का पूरा जो मैरिज का कॉन्सेप्ट था, जो पूरा का पूरा विवाह का एक स्वरूप था, वो बदलता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके लिए कुछ बहुत सिंपल सामान्य अर्थों में मैंने समझाने की कोशिश की कि आज की तारीख में जो एक चेंजिंग पैटर्न है ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वो किस प्रकार का है। कुछ एक लेजिस्लेशंस हैं जिनको नोटिफाई करना बहुत आवश्यक है, बिकॉज हम जब चेंजेस की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी दशाएं उत्तरदायी होती हैं। जैसे मैंने बीच बीच में आपसे जिक्र किया कि वो वेस्टर्नाइजेशन भी है, वो मॉडर्नाइजेशन भी है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, इट कुड बी ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे डेलिबरेट कंसर्टेड एफर्ट्स जाते हैं, जिसके थ्रू हमने अपने समाज की कुछ व्यवस्थाओं को, कुछ कमियों को सुधारने की कोशिश की है। तो जिसमें हमने हिंदू मैरिज एक्ट को बहुत बड़ा स्थान दिया है, जो 1955 में हम लेकर आए। हमने यहाँ पर कोडिफाइड किया है हिंदूज के इस लॉ को, मैरिज लॉ को, और ये एक्ट एप्लीकेबल है ऑन हिंदूज, सिख्स, जैन्स एंड बौद्ध कम्युनिटी। तो यहाँ पर हम मोनोगैमी को लेकर आते हैं, यहाँ पर हम डिवोर्स के प्रोविजंस ले डाउन करते हैं, जिन चीजों की पहले हम बात नहीं करते थे। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम हिंदू मैरिज एक्ट को लाते हैं, जो कि एक बहुत लैंडमार्क एक्ट माना जाता है इन द रीम ऑफ मैरिज। उसके बाद हम स्पेशल मैरिज एक्ट लेकर आते हैं। 1954 में ये अमेंडेड वर्जन था, 1872 में ओरिजिनली हम इसको लेकर आए थे। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब हम इंटर रिलीजियस, इंटरफेथ या इंटरकास्ट मैरिजेस की बात करते हैं, तो उसको हम कोर्ट में रजिस्टर करके ऐसी मैरिजेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनके डिफरेंट अपने पर्सनल लॉज हैं। क्रिश्चियंस का अपना अलग है, मुस्लिम्स का अपना अलग है, पारसीज का अपना अलग है। तो इस तरीके से हमने उन अलग अलग एक्ट्स के अपने पर्सनल लॉज भी देखे हैं, जिसके थ्रू वो अपनी मैरिजेस को सोलमनाइज करते हैं। बट इसके अलावा यदि आपको दो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को साथ में आकर शादी करनी है, तो उसके लिए हमने ये एक्ट यहाँ पर फॉर्मुलेट किया है। तो आई थिंक आज की जो चर्चा हमारी थी हिंदू मैरिज को लेकर, वो आप उससे निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे। और जिन एस्पेक्ट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की, राइट फ्रॉम डिफाइनिंग हिंदू मैरिज टू outlining the aims and objectives of Hindu marriage, the traditional forms of Hindu marriage, why Hindu marriage is considered a religious sacrament, rules of Hindu marriage, and the recent changes in Hindu marriage with the legislations like HMA and SMA. So thank you very much. Thank you.